जी, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? सो दिस इज़ द सेकंड वीडियो ऑफ जावा प्लस एआई फुल स्टैक डेवलपमेंट सीरीज़। पिछली वीडियो में हमने कवर किया था जेडीके, जावा डेवलपमेंट किट। वो टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उससे आप ये समझते हो दैट जावा इंटरनली कैसे काम करता है। इन द केस अगर आपने वो वीडियो मिस कर दी है, तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ उस वीडियो को जाकर देखो। इस पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की वीडियो में हम जावा का पहला कोड लिखने वाले हैं और फिर हम करेंगे उसका पोस्टमार्टम। एक-एक चीज़ जो भी मैं लिखूँगा वो एक्सप्लेन करूँगा। आपने बस फ़ोकस करना है और मेरी बातों को समझना है। अब हो सकता है आप सोच रहे हो कि सर पिछली वीडियो में आपने इंटेलिजे डाउनलोड करवाया था और अभी आपने स्क्रीन पे वीएस कोड खोला हुआ है। देखो इंटेलिजे के अंदर जब भी हम जावा का कोड लिखना चाहते हैं तो हमें एक कंप्लीट प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है। कुछ फाइल्स होती हैं उसके अंदर, तब जाके हम अपना कोड लिख पाते हैं। बट अभी मैं एक कॉन्सेप्ट आपको समझाना चाहता हूँ जो पिछली वीडियो में हमने कवर किया था, दैट हम जावा का जो कोड लिखते हैं दैट इज़ अ सोर्स कोड। उस सोर्स कोड को हम कंपाइल करते हैं और फिर हमें एक बाइट कोड मिलता है। तो मैं आपको वो बाइट कोड दिखाना चाहता हूँ, वो कैसा दिखता है, क्या होता है बाइट कोड। तो उसके लिए मुझे एक ऐसा एडिटर चाहिए जिसमें मैं एक सिंगल फाइल क्रिएट कर पाऊँ। तो वीएस कोड मुझे ये फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है कि मैं सिंगल फाइल क्रिएट कर सकता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं और मैं यहाँ पर एक फाइल क्रिएट करता हूँ। इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हो, मैं रखूँगा फर्स्ट डॉट जावा। सो दिस इज़ द फर्स्ट क्लास। अब मैं क्लास क्यों कह रहा हूँ? जब भी आपने जावा का कोड लिखना होता है आपको क्लास क्रिएट करनी ही पड़ती है, कंपल्सरी है। ठीक है, कैसे क्रिएट करते हैं क्लास? लिखो क्लास, दिस इज़ द कीवर्ड। मज़ीद हम क्लासेस के बारे में पढ़ेंगे जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के टॉपिक पे पहुँचेंगे। उसके बाद क्लास का नाम। अब क्लास का नाम वही होना चाहिए जो कि आपने फ़ाइल का नाम रखा है। फ़ाइल का नाम अगर फर्स्ट है तो क्लास का नाम भी फर्स्ट होना चाहिए। अगर आपने चेंज कर दिया तो आपकी एप्लीकेशन रन नहीं होगी। तो इसका नाम फर्स्ट एंड देन बॉडी, ये इसकी बॉडी है। अब जब भी अगर हम बात करें सी लैंग्वेज की, सी प्लस प्लस लैंग्वेज की या जावा लैंग्वेज की, तो इनके अंदर ना एक मेन मेथड होता है जहाँ से ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होता है। मतलब आप ऐसा कह सकते हो दैट इज़ अ मेन डोर जहाँ से आपका सॉफ्टवेयर रन होगा। तो वो मेन डोर है पब्लिक स्टैटिक, ये भी आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है? पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और यहाँ पर ये लेता है स्ट्रिंग। एक एरे होती है ये और इसके अंदर कुछ आर्ग्यूमेंट होते हैं। क्या होते हैं अभी एक्सप्लेन करूंगा। सो दिस इज द स्ट्रक्चर, द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ जावा प्रोग्राम। ये आपको बनाना ही पड़ेगा, ठीक है? अभी एक चीज़ मैं और एक्सप्लेन कर दूं आपके साथ कि जो आपकी मेन फाइल होगी उस मेन फाइल को, मतलब जो मेन क्लास है आपकी, वो पब्लिक होनी चाहिए। तो ये मेरी मेन क्लास है, मैं इसको पब्लिक बनाऊंगा। क्यों पब्लिक बनाऊंगा थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूंगा आपके साथ, ठीक है? अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे सर ये पब्लिक क्या है, टेक्निकली ये क्या काम करता है, ये स्टैटिक क्या है, वॉइड क्या है, मेन क्या है, ये जो आपने लिखा है ये क्या चीज़ है और ये क्या काम करती है। अभी थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूंगा, बट यहाँ पर जो चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो कुछ और है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ सिस्टम डॉट आउट। सिस्टम डॉट आउट एक स्टेटमेंट है जो आपकी हेल्प करती है आउटपुट शो करने के लिए। हर लैंग्वेज का एक मेथड होता है आउटपुट शो करने का। जावा लैंग्वेज का है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, कि इस तरह से आप आउटपुट शो कर सकते हो। मैं करता हूँ हम और कोड, जो कि हमारे चैनल का नाम है। ये अभी ये मैंने एक छोटा सा कोड लिखा है। क्या होगा, ये छोटा सा कोड रन जब होगा तो आउटपुट में हमें शो होगा हम और कोड। बट जो चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो ये है कि इसको कंपाइल कैसे करेंगे और बाइट कोड आपको कैसे मिलेगा। अभी अगर मैं आपको दिखाऊं तो इस जावा फोल्डर के अंदर हमारे पास एक क्लास है विच इज़ फर्स्ट डॉट जावा, और हमने क्या करना है, हमने इसको कंपाइल करना है। तो आपने क्या करना है, आपने आ जाना है टर्मिनल में। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा न्यू टर्मिनल का, इसको ओपन कर लो। शॉर्टकट भी होता है बट आप यहीं से ओपन कर लो। अब यहाँ पर मुझे इसको कंपाइल करना है। आपको याद होगा पिछली वीडियो में हमने कंपाइलर का नाम पढ़ा था जावा सी, ठीक है? तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ जावा सी, दिस इज़ द कंपाइलर जो कि जावा के कोड को कंपाइल करता है। अब कौन सी फाइल को कंपाइल करना है, मुझे वो फाइल देनी पड़ेगी। तो फाइल है फर्स्ट डॉट जावा। एंटर करता हूँ तो ये इसने कंपाइल कर दिया। कैसे पता चलेगा कंपाइल हो चुका है? याद है मैंने कहा था जावा का कंपाइलर जब कंपाइल करते हैं जावा के कोड को तो आपको एक न्यू फाइल देता है जो कि होती है बाइट कोड की फाइल, जिसकी एक्सटेंशन होती है डॉट क्लास। तो फोल्डर में आते हैं, यहाँ पर देखो हमारे पास एक और फाइल क्रिएट हो चुकी है जिसकी एक्सटेंशन है डॉट क्लास। मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ आपको नोटपैड में कि ये बाइट कोड दिखता कैसा है।
ये देखो, ये रहा बाइट कोड, कुछ इस तरह से होता है। मतलब ये जावा की अपनी ही लैंग्वेज है, हम इसे नहीं समझ सकते, ठीक है। तो ये एक बाइट कोड है। अब ये जो बाइट कोड है, ये बाइट कोड, ये आप किसी भी मशीन पे रन कर सकते हो, बस उसके अंदर जेवीएम होना चाहिए, जावा वर्चुअल मशीन उसके अंदर होनी चाहिए, तब जाके ये रन हो सकता है। नाउ अब इसको रन कैसे करें? मैंने आपसे कहा था जावा के कोड को अगर आप रन करना चाहते हैं तो JRE जो है, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, वो इसको रन करेगा। अब उसको कैसे हम यूज़ करें? उसके लिए हमारे पास है जावा। ये क्या करेगा? JRE को स्टार्ट कर देगा, जेवीएम को भी स्टार्ट कर देगा। अब मुझे इसको फाइल देनी पड़ेगी। कौन सी फाइल देनी पड़ेगी? डॉट क्लास, जो कि बाइट कोड है। अगर आप लिखोगे ना फर्स्ट डॉट जावा, तो ये फाइल तो वो लेगा ही नहीं, क्योंकि ये तो सोर्स कोड है। हमने इस सोर्स को कन्वर्ट किया है डॉट क्लास में। क्या डॉट क्लास लिखने से ये आपको फाइल को रन करके देगा? एंटर करता हूँ, आपको एरर शो होगा। ये डॉट क्लास को लेगा ही नहीं। आपने क्या करना है? सिंपल लिख देना है फाइल का नाम। मतलब एक बार कंपाइल कर दिया, उसके बाद फाइल का नाम लिखो, एंटर करो, आपको आउटपुट शो होगा हम और कोड। अभी यहाँ पर कुछ और चीज़ें हैं जो मैं चाहता हूँ आप देखो। अगर मैं यहाँ से पब्लिक को हटा दूँ तो क्या होगा? मैंने पब्लिक को हटाया, मैंने इसको सेव किया और एक बार मैं इसको फिर से कंपाइल करता हूँ। जब भी आप थोड़ा बहुत चेंज करोगे ना, उसके बाद आपको कंपाइल करना पड़ेगा। तो मैं करता हूँ जावा सी फर्स्ट डॉट जावा, एंटर किया, कंपाइल हो चुका है। मतलब अगर मैं पब्लिक हटा दूँ तब भी ये काम कर रहा है। अगर मैं इसको रन करूँ, क्या अभी भी मेरे आउटपुट शो होगा? वी आर गेटिंग द आउटपुट। मतलब पब्लिक हटा देने से कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। मतलब पब्लिक को मैं हटा सकता हूँ। क्या मैं इस ये जो आर्ग्यूमेंट लिस्ट है, एक एरे है, मैं इसको हटा सकता हूँ? सेव करते हैं और एक बार फिर से कंपाइल करते हैं। अगर हटा सकता हूँ तो एरर शो नहीं होगा, नहीं हटा सकते तो एरर शो होगा। एंटर किया, कोई एरर शो नहीं है, हमें आउटपुट फिर भी शो हो रहा है हम और कोड, ठीक है। मतलब मैं इसको भी हटा सकता हूँ, ये जो मैंने लिखा हुआ था, ठीक है। अभी क्या मैं इस पब्लिक को हटा सकता हूँ? चेक कर लेते हैं। मैंने इसको हटाया, मैंने सेव किया, फिर से कंपाइल करते हैं। अभी क्या हो रहा है? मैं एक एक चीज़ कम करता जा रहा हूँ। हम देखना चाहते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड है हमें इस कोड को रन करने के लिए। मैंने कंपाइल किया, कंपाइल हो चुका है, आउटपुट भी शो हो रहा है, देखो हम और कोड। मतलब इस पब्लिक की भी कोई ज़रूरत नहीं थी यहाँ पे, ठीक है। अभी मेरे पास ये मेन है ना, मैं इसको चेंज करता हूँ, इसका नाम ना इस कैपिटल M में लिख देता हूँ, ठीक है। अभी सेव करते हैं। अभी मुझे लगता है कि एरर शो करेगा, क्योंकि मैंने मेन मेथड का नाम चेंज कर दिया है। मैंने लिखा जावा सी, कंपाइल किया, अरे वाह, कंपाइल हो गया। फर्स्ट करें, आउटपुट शो हो रहा है, कंपाइल हुआ बट रन टाइम में आउटपुट शो हुआ, रन टाइम में। अब मेरी बात को समझना, जरा पहले एरर को पढ़ो, क्या कह रहा है? मेन मेथड नॉट फाउंड। अभी मैंने आपको समझाया था ना कि हमारा जो जावा रन टाइम इन्वायरमेंट है उसके अंदर जेवीएम है। तो प्रॉब्लम पता है क्या है? जब भी आप जेडीके को यूज़ करते हो, वो आपके फाइल में आके एक मेन मेथड को ढूंढता है। अगर उसको मेन मेथड मिल जाता है जो कि ये है, तो वो आपको आउटपुट शो कर देता है। अगर उसको मेन मेथड नहीं मिलेगा तो आपका कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, आपका सॉफ्टवेयर चलेगा ही नहीं। क्योंकि मैंने आपसे पहले ही कहा था, मेन मेथड ही वो मेन डोर है जहाँ से आपका सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूट होता है। अगर आपने मेन मेथड का नाम चेंज कर दिया, क्योंकि जेडीके के अंदर पहले से फिक्स है कि आपने जाना है मेन मेथड का नाम है, उसको ढूंढना है। अदरवाइज अगर वो आपको ना मिले तो आपने रन नहीं होना। तो वो मेन मेथड को ढूंढेगा। अभी मैंने आपको दिखाया, अगर मैंने मेन का नाम चेंज किया तो मुझे एरर शो हो रहा है। अभी ये जो स्टैटिक है, ये क्या है? स्टैटिक को मैं नहीं हटा सकता। अगर मैं स्टैटिक को हटाऊं तो हमें एरर शो होगा। लेट मी शो यू। मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं एक बार फिर से ना इसको कंपाइल करता हूँ। मैंने कंपाइल किया और फिर मैंने रन किया, अरे वाह। अब ये कैसे हो रहा है? मतलब पहले जो, अगर मैं जावा 21 की बात करूँ तो जावा 21 के अंदर ये नहीं होता था। जावा 21 की बात कर रहा हूँ, बट जावा 25 में कुछ चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। लेट मी शो यू। अगर मैं इस क्लास को हटा दूँ, ये मैंने क्लास हटाई, ये मैंने क्लास हटाई, ये दोनों मैंने हटा दिया। अब मेरे पास सिर्फ मेन मेथड है। मैं इसको सेव करता हूँ और अब मैं इसको कंपाइल करता हूँ। मैंने इसको कंपाइल किया, कोई एरर शो नहीं हुआ। मैं इसको रन करता हूँ, मुझे आउटपुट शो हो रहा है फिर भी। अब आप मुझसे कहोगे, सर आपने कहा था कि क्लास बनानी पड़ती है, अच्छा पब्लिक लिखना पड़ता है, स्टैटिक लिखना पड़ता है, बट यहाँ पर तो हमने वाइड मेन लिखा और हमारा काम हो गया। अच्छा, एक और काम करते हैं। मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं इसको हटाता हूँ, मैं IO डॉट
प्रिंट करता हूँ और कुछ लिखने की कोशिश करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल हेलो। अभी मैंने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन नहीं लिखा, मैं सेव करता हूँ और फिर से इसको कंपाइल करता हूँ। तो लिखते हैं, कंपाइल किया, हो गया, रन किया, हो गया। है ना इंटरेस्टिंग। ये जावा 25 में चेंजेस आए हैं। आपने ना काफ़ी सारी मीम्स देखी होंगी जावा की और पाइथन की, कि जावा के अंदर एक हेलो वर्ड शो करने के लिए आपको क्लास बनानी पड़ती है, फिर मेन मेथड पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन बनाना पड़ता है, और फिर जाके आपको सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लिखना पड़ता है, जब तब जाके एक आउटपुट शो होता है। तो जावा ने सोचा कि नहीं यार, ये जो मीम्स बन रही है ना, इनका आंसर देना चाहिए। तो अभी उन्होंने ये करके दिखा दिया कि बस अब आपको क्लास बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको पब्लिक स्टैटिक लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको स्ट्रिंग्स आर्ग्यूमेंट पास करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट आईओ डॉट प्रिंट लिखो, हम आपको आउटपुट देंगे। आसान हो गया ना काम। बट ये ना नॉलेज में होने के लिए ठीक है कि हाँ, हमें पता है कि ऐसी भी जावा काम करती है। बट जब भी हम प्रोजेक्ट बनाते हैं, हम पुरानी अप्रोच ही यूज़ करते हैं, वही क्लासेस वाली, वही क्लास क्रिएट करो, वही स्टैटिक को यूज़ करो। अच्छा है, मतलब वो जो तरीके है ना सॉफ्टवेयर बनाने का, हमें वही अच्छा लगता है। ठीक है, तो ये अप्रोच हम यूज़ नहीं करने वाले। हाँ, आपको पता होना चाहिए, इंटरव्यू में हो सकता है वो आपसे पूछ लें कि मुझे आउटपुट शो करो, बट मुझे ये चीज़ें नहीं चाहिए, ना क्लास क्रिएट करो, ना सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लिखो, बस मुझे आउटपुट शो करके दिखाओ। तो उसके लिए ठीक है, आपको आना चाहिए। ठीक है, तो ये तो हो गया यहीं तक। मैंने आपको दिखाया कैसे कंपाइल होता है, कैसे एक बाइट कोड नज़र आता है और फिर कैसे वो एग्जीक्यूट होता है। अभी मैं इसको कट कर देता हूँ। वी डोंट नीड वीएस कोड, वी नीड इंटेलिजे, क्योंकि इसी पे हम काम करने वाले हैं। देखो, मैंने कहा था ना एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना पड़ता है इंटेलिजे में। देखो, न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर आपके प्रोजेक्ट का नाम जो भी है आप यहाँ पर सेट कर दो। अभी हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट है, मतलब हमारी फर्स्ट क्लास है, तो मैं इसको फर्स्ट नाम दे दूंगा। उसके बाद आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, आपके पास इंटेलिजे है, मेवन है, ग्रेडल है। अभी ये जो मेवन और ग्रेडल है, ये हम फ्यूचर में पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स हैं और ये आपको आने चाहिए अगर आप एक सॉफ्टवेयर बिल्ड करना चाहते हो। उसके बाद जावा का वर्जन है, और फिर बस नीचे क्रिएट का बटन है, क्रिएट कर लो। अभी ये जो प्रोजेक्ट है थोड़ी देर में क्रिएट हो जाएगा, ये रहा। अभी इस प्रोजेक्ट के अंदर ना आपको एक फ़ोल्डर दिखेगा, उसके अंदर डिफरेंट फाइल्स होंगी। यहाँ पर देखो, ये डॉट आइडिया इसका एक फ़ोल्डर है, ये एसआरसी एक फ़ोल्डर है, डॉट गिट इग्नोर है, ये एक्सटर्नल लाइब्रेरीज़ हैं कुछ, ये है। अभी डायरेक्ट मैं आपको यहाँ पे लेके आता हूँ, आप कहते हैं सर ये क्या है? अभी भी आप सोच रहे होंगे सर ये क्या है? आपने क्या करना है, ये जो एसआरसी फ़ोल्डर है ना, इसके अंदर आपने फ़ोकस करना है। बाहर की चीज़ों को हम बाद में कवर करेंगे, और ये जो पीस ऑफ कोड है मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। अभी मुझे क्या करना है, मुझे क्लास बनानी है, तो मैं लिखता हूँ क्लास, और फिर क्लास का नाम मेन है, फाइल का नाम, तो इसका नाम भी मेन होना चाहिए, MAIN मेन, एंड देन द बॉडी, एंड देन पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, दिस इज द शॉर्टकट। अब मेरे पास आ चुका है पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, और यहाँ पर मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, ऐसे आउट करके, और इसके अंदर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा हेलो, हेलो, कुछ इस तरह से, ये हो गया। अभी मुझे इसको रन करना है, तो सिंपली मैं क्लिक करूंगा, ये रन हो जाएगा। मतलब पहले मैं आपको दिखाना चाहता था कि हम खुद कंपाइल कैसे करते हैं। अब मैंने बटन को क्लिक किया ना, तो बैकएंड पे ये खुद उसको कंपाइल कर रहा है, खुद उसको रन कर रहा है, और हमें आउटपुट में शो हो रहा है हेलो। ठीक है, अभी बात करते हैं ये जो स्ट्रिंग्स आर्ग्यूमेंट है, ये क्या है। देखो, ये है कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट। जब हम कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं ना, तो उसके अंदर ना हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, उनके बारे में डिटेल से बात मैं नहीं करूँगा अभी, क्योंकि अगर मैं उस टॉपिक पे चला गया तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। फिलहाल के लिए ये आप कह सकते हो, ये जो ब्लैक स्क्रीन नीचे आपको नज़र आ रही है, ये आपकी कमांड लाइन है। यहाँ से अगर आप कुछ वैल्यूज़ भेजना चाहते हो तो भेज सकते हो, वो आके यहाँ पर स्टोर हो जाएंगी इस एरे के अंदर। मैं आपको दिखा भी सकता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और मैं देखना चाहता हूँ ये जो ऑर्ग्स है, इसके अंदर जो वैल्यूज़ आ रही है वो मुझे दिखाओ। मैं चाहता हूँ जीरो इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो दिखाओ, जीरो मतलब पहले नंबर पे जो वैल्यू है वो दिखाओ। मजीद एरेज के बारे में हम बात करेंगे। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं ना अभी इसको कंपाइल करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं, ये टर्मिनल है हमारा, और इसको खुद कंपाइल करने की कोशिश करते हैं। देखो, अभी मैं कहाँ पे हूँ, फर्स्ट नाम के फोल्डर में हूँ। ये है फर्स्ट का फोल्डर, बट मेरी जो फाइल है, क्लास है, वो SRC फोल्डर में है। तो मुझे SRC फोल्डर में जाना पड़ेगा। तो मैं चेंज करूँगा डायरेक्टरी, CD मतलब चेंज डायरेक्टरी, और मुझे जाना है SRC में। SRC एंटर किया,
अब देखो, पहले मैं फर्स्ट नाम के फ़ोल्डर में था, अब मैं src फ़ोल्डर में हूँ। तो उसके अंदर मुझे क्या करना है, जावा सी कंपाइल करना है मेन फाइल को। सो मेन डॉट जावा, एंटर किया, ये कंपाइल हो चुकी है। अभी मुझे इसको रन करना है, तो मैं लिखता हूँ जावा मेन, MAIN मेन, और साथ में कुछ वैल्यूज़ भेजना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं वैल्यू भेज देता हूँ 25, एंटर करता हूँ, तो आप देखो ये 25 मुझे शो हो रहा है। तो कमांड लाइन से मैं जो भी वैल्यूज़ दूंगा वो यहाँ पे आके शो हो जाएंगे। आप इसको यूज़ नहीं करना चाहते तो आप इसको हटा भी सकते हो, बट टेस्टिंग में ये हमारी बहुत हेल्प करता है। ठीक है, टेस्टिंग क्या होती है ये हम आगे जाके पढ़ेंगे जब हम एडवांस टॉपिक पे पहुंचेंगे। अभी यहाँ पे आते हैं और इसको थोड़ा और डिटेल से देखते हैं। अभी यहाँ पे आपको शो हो रहा है वाइड। ठीक है, देखो मेन जो है वो एक फंक्शन है, वॉइड जो है उस फंक्शन की रिटर्न टाइप है। मतलब ये फंक्शन आपको क्या रिटर्न कर रहा है। फंक्शन आप समझ लो एक मशीन है जिसको हम कुछ वैल्यूज़ देते हैं, वो उनको प्रोसेस करके बदले में हमें कुछ रिटर्न करता है। ठीक है, तो हर फंक्शन की एक रिटर्न टाइप है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक अरिथमेटिक फंक्शन बनाना चाहता हूँ जिसको मैं दो वैल्यूज़ दूंगा और बदले में वो मुझे नंबर्स प्रोवाइड करेगा, तो इसकी रिटर्न टाइप नंबर्स होगी कि मुझे नंबर्स मिलेंगे। कौन से नंबर्स होंगे, इन फ्लोट, वो बाद में बात करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है वाइड। वाइड मीन ये फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं कर रहा। अगर ये कुछ रिटर्न कर रहा होता तो यहाँ पर लिखा होता रिटर्न, कुछ इस तरह से आपको वर्ड लिखा हुआ नजर आता रिटर्न। अब क्योंकि ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा इसलिए हमने लिखा हुआ है वाइड। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका होगा दैट वाइड यहाँ पे क्या कर रहा है। अब ये जो स्टैटिक है, देखो जब भी हम क्लास बनाते हैं ना, टेक्निकली दिस इज अ क्लास। ठीक है, मेन ये क्लास है। मेन क्लास के अंदर जो भी कुछ आप लिखते हो, चाहे वो वेरिएबल्स हों चाहे वो फंक्शंस हों, उनको एक्सेस करने के लिए आपको क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। You cannot access any method, any variables of a class without creating the object of that class. यहाँ पर देखो मैंने क्लास का ऑब्जेक्ट कहीं पर क्रिएट नहीं किया, क्योंकि जावा का जो कोड है वो स्टार्ट हो रहा है इस मेन मेथड से, यहाँ से एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर कोई इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँ तो वो तो एग्जीक्यूट होगा ही नहीं, क्योंकि वो तो इस कोड को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर रहा है, यहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो रही है। तो स्टैटिक हम तब यूज करते हैं जब हम किसी क्लास के वेरिएबल को यूज करना चाहते हैं विदाउट क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास। आई होप ये आपको क्लियर हो चुका होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम इसको कवर करेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए आप इतना समझ लो कि हाँ, अगर आपने जावा का कोड लिखना है तो ये बनाना ही पड़ेगा फंक्शन। ठीक है, चलो जी, अभी हमारे पास ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन क्या करता है, आउटपुट शो करता है। अगर आप आउटपुट दिखाना चाहते हो तो ये आउटपुट शो करेगा। अभी आते हैं हमारे आज की इम्पोर्टेंट टॉपिक पे। ये भी ठीक था, ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। थोड़ा वक्त लगा हमारा इसमें, बट ये आपको पता होना चाहिए वाइड क्या है, मेन क्या है, मेन को चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये चीज़ें। अभी आते हैं हमारे टॉपिक पे, लेक्चर 2 का, जो कि है वेरिएबल्स। देखो जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं ना, तो उसके अंदर ज़्यादातर काम जो है वो वेरिएबल्स। देखो जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं, कोई एप्लीकेशन बनाते हैं, तो उसको चलाने के लिए हमें डाटा रिक्वायर्ड होता है। मतलब डाटा को प्रोसेस करने के लिए ही तो हम सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं। मतलब आप गए, आपने किसी लॉगिन फॉर्म को फिल किया, मतलब आपने डाटा दिया। आप गए, आपने साइन अप किया, आपने अपनी ईमेल दी, पासवर्ड सेट किया, तो मतलब आपने डाटा दिया। तो हम यूज़र से डाटा लेते हैं, उसको कहीं भेजते हैं, डाटाबेस से मंगवाते हैं, मतलब सारा काम जो है वो डाटा पे ही हो रहा है। अब डाटा को स्टोर कैसे करना है अपने प्रोग्राम्स के अंदर, ये हमारा टॉपिक है। तो इसके लिए हम समझने वाले हैं वेरिएबल्स को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आप सीखने चले जाओ, वेरिएबल्स का टॉपिक तो आपको मिलेगा ही, क्योंकि डाटा तो स्टोर करना ही है। अब देखो वेरिएबल्स क्या है, सिंपल सी डेफिनेशन आपको बता देता हूँ दैट वेरिएबल जो है वो एक कंटेनर है जिसके अंदर कोई भी वैल्यू आप स्टोर कर सकते हो। मतलब मैं अगर कोई वैल्यू स्टोर करना चाहता हूँ तो मैं एक कंटेनर बनाऊंगा और उसके अंदर जो वैल्यू स्टोर करना चाहता हूँ कर सकता हूँ। सो दिस इज अ वेरिएबल। अब हर वेरिएबल का एक नाम होता है। मतलब अगर मैंने ये कंटेनर बनाया है तो इसका कोई नाम दूंगा, मैं इसको एक नाम दे दूंगा। क्लियर? तो इस तरह से वेरिएबल बनता है। एज मतलब वेरिएबल का नाम, फिर असाइनमेंट ऑपरेटर। हो सकता है मैथ में आप इसे इक्वल टू पढ़ते हो, बट यहाँ पर ये असाइनमेंट ऑपरेटर है।
असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट मतलब है किसी को कुछ दे देना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा ये एक वेरिएबल है, मैं इसको एक वैल्यू दे रहा हूँ। सो टेक्निकली दिस इज अ कंटेनर और इसमें एक वैल्यू स्टोर हो रही है। ठीक है। अभी आप कह सकते हो मुझसे, सर इसको नाम देना ज़रूरी है, क्या हम कोई ऐसे डाटा स्टोर नहीं कर सकते? एंड द आंसर इज नो। कंप्यूटर की मेमोरी में करोड़ों ऐसे बॉक्सेस होते हैं। अगर आप उसको दे दो 25 कि ये जाकर मेमोरी में स्टोर कर दो, तो कंप्यूटर को नहीं पता उन करोड़ों बॉक्सेस में से किस बॉक्स में जाके उसने ये वैल्यू स्टोर की है। इन द फ्यूचर अगर आप उससे कहते हो कि मैंने आपको एक वैल्यू दी थी, तो वो वैल्यू मुझे ला कर दो, तो कंप्यूटर नहीं समझ पाएगा। वो कहेगा मुझे एड्रेस दो, तब मैं आपको ला कर दे सकता हूँ। सो ये जो वेरिएबल का नेम है, ये एड्रेस के तौर पे भी यूज़ किया जाता है। मतलब जब भी आप अपने प्रोग्राम के अंदर ये 25 वैल्यू को यूज़ करना चाहोगे, आप उस वेरिएबल का नाम लिखोगे, तो टेक्निकली वो वैल्यू वहाँ पर आ जाएगी, कंप्यूटर आपको ला कर दे देगा। ठीक है। अच्छा, अभी ये आपको समझ में आ गया दैट हाँ, वेरिएबल जो है वो एक कंटेनर है। जब भी कोई डाटा स्टोर करना है या यूज़र से मुझे डाटा लेना है, तो मुझे वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा। नाउ यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि सर डाटा तो हमारे पास बहुत तरह का है। अगर हम रियल वर्ल्ड को देखें तो उसके अंदर नंबर्स होते हैं हमारे पास 1, 2, 3, 4। इसके अंदर पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं, इसके अंदर नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं। ये एक हो गया डाटा सेट। अच्छा, एक और होता है जो पॉइंट वाला होता है, जिसके अंदर पॉइंट वाली वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है। इसके अंदर पॉजिटिव वैल्यूज़ भी होती हैं, इसके अंदर नेगेटिव वैल्यूज़ भी होती हैं। फिर एक और होता है जिसके अंदर अल्फ़ाबेट आ जाते हैं, ए, बी, सी, डी। फिर एक और डाटा सेट होता है जिसके अंदर ट्रू फॉल्स आ जाते हैं, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो सर जब हमारे पास डाटा डिफरेंट है, तो क्या हमें बताना नहीं पड़ेगा कंप्यूटर को कि हम कौन सा डाटा स्टोर करना चाहते हैं? Here comes the concept of data types, which is very very important. Data types, second topic. Data types मतलब ये कि जो भी डाटा आप स्टोर करना चाहते हो, आप कंप्यूटर को बताओगे कि कौन सा डाटा मैं तुम्हें दे रहा हूँ। क्यों बताना पड़ता है वो मैं समझाता हूँ। एक होता है हमारे पास इंट डाटा, इंटीजर्स। इसमें नंबर्स आते हैं, मतलब विदाउट फ्लोटिंग पॉइंट, विदाउट पॉइंट। मतलब 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 25 आ सकता है, 33 आ सकता है, -45 आ सकता है, -36 आ सकता है। कोई भी वैल्यू आ सकती है, बट इसमें पॉइंट नहीं होना चाहिए, तो ये इंटीजर्स होते हैं। फिर हमारे पास आ जाते हैं फ्लोट। फ्लोट वो वैल्यूज़ हैं जिनके अंदर पॉइंट आता है, जैसे 1.2 हो गया, -0.5 हो गया, -36.5 हो गया, तो ये फ्लोट है। किसी का हम नाम लेना चाहते हैं तो वो स्ट्रिंग आता है। स्ट्रिंग ये भी एक डेटा टाइप है। अगर मैं किसी का नाम स्टोर करना चाहता हूँ तो मैं स्ट्रिंग डेटा टाइप मेंशन करूँगा। अब ये मेंशन करना क्यों ज़रूरी है? पहली बात, मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ। मान लो आपने ना स्टूडेंट की एज को स्टोर करना है, स्टूडेंट की एज को स्टोर करना है, तो इसके साथ कौन-सी डेटा टाइप होनी चाहिए? ऑब्वियसली इंट होगा, क्योंकि कोई आपकी अपनी एज पॉइंट में नहीं बताया, तो यहाँ पर आप इंट लिखोगे। अब ये एक प्रॉपर वे में वेरिएबल बना हुआ है। अगर आप इस तरह से वेरिएबल क्रिएट करोगे ना जिसके साथ आपने कोई डेटा टाइप मेंशन नहीं की, तो आपको एरर शो होगा। डेटा टाइप मेंशन करनी पड़ती है। क्यों मेंशन करनी पड़ती है ये भी मैं आपको समझाता हूँ। अब यहाँ पर ना टेक्निकली 2 काम हो रहे हैं। एक हो रहा है डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन डिक्लेरेशन का मतलब क्या होता है कि आपने वेरिएबल की डेटा टाइप मेंशन की और वेरिएबल का नाम लिखा। यहाँ तक का जो प्रोसेस है इसको हम कहते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन। एक होता है वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। वेरिएबल इनिशियलाइजेशन का मतलब है कि जब आप उस वेरिएबल को वैल्यू दे रहे हो, इस तरह से ये जो वैल्यू देने का प्रोसेस है इसको हम कहते हैं इनिशियलाइजेशन। तो टेक्निकली इस एक लाइन में 2 काम हो रहे हैं। वेरिएबल डिक्लेयर भी हो रहा है, वेरिएबल को इनिशियलाइज भी किया जा रहा है। ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि सर ये डेटा टाइप बताना क्यों ज़रूरी है? देखो, हमारे पास डिफरेंट किस्म का डाटा है ना, हर डाटा मेमोरी में डिफरेंट स्पेस लेता है। इंट मेमोरी में 2 बाइट्स ले लेता है। ठीक है। अच्छा, फ्लोट मेमोरी में 4 बाइट्स ले लेता है, और ये चेंज भी होती रहती है। डिफरेंट कंप्यूटर पे ये डिफरेंट हो सकता है। अच्छा, स्ट्रिंग जो है वो अलग लेता है। एक हमारे पास कैर डेटा टाइप होती है जिसमें आप सिंगल कैरेक्टर स्टोर कर सकते हो, या तो वो नंबर हो सकता है या डॉलर स्पेशल सिंबल्स में से कुछ हो सकता है, बट वो सिंगल होना चाहिए, तो वो मेमोरी में 1 बाइट लेता है। तो जब हम एक डेटा टाइप मेंशन करते हैं ना,
तो जब कंपाइलर आता है ना इसको कंपाइल करने के लिए, कंपाइलर पहले देखता है कि अच्छा ये इंट है, तो फटाफट मेमोरी में जाके वो 2 बाइट्स की जगह बना लेता है। फिर वो आगे आता है, अच्छा इसका कोई नाम भी है, फटाफट जाके उसको वो नाम दे देता है। फिर वो आगे आते देखते हैं इसमें कोई वैल्यू है, फटाफट जाके उसमें वैल्यू ऐड कर देता है। तो मतलब ये जो हम डाटा टाइप लिखते हैं, इससे हम कंपाइलर को ये मैसेज देते हैं कि हमें मेमोरी में कितनी जगह चाहिए इस डाटा को रखने के लिए। क्लियर हुआ? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इससे क्या हो रहा है, मेमोरी हमारे कंट्रोल में है। जितना स्पेस हमारा डाटा लेता है उतनी ही हम दे रहे हैं, उससे ज़्यादा हम नहीं देना चाहते। हमें मेमोरी को बचाना है। आई होप ये क्लियर हो चुका होगा डेट डेटा टाइप्स क्यों यूज़ की जाती हैं। अभी इसके बाद आपका क्वेश्चन हो सकता है, सर आपने वेरिएबल का ना नाम लिखा, आपने वेरिएबल का नेम लिखा, तो क्या वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते हैं या कुछ रूल्स होंगे? ऑफ कोर्स इसके अंदर रूल्स होते हैं। मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि कौन से करेक्ट नाम है और कौन से गलत नाम है, इसको क्या कहते हैं, रॉन्ग कह देते हैं। ठीक है, अभी देखो अगर आपने वेरिएबल का नाम लिखा जो कि अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो रहा है, जैसे मैंने लिखा एज, ये अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो रहा है, ये बिल्कुल ठीक है। अगर आपके वेरिएबल का नाम नंबर से स्टार्ट होगा तो आपको एरर शो होगा, आप ये नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद अगर आपने लिखा एज और यहाँ पर नंबर लिखा आखिर में, या फिर आपने दरमियान में कोई नंबर लिख दिया, तो बिल्कुल ठीक है, आप शुरू में नंबर नहीं लिख सकते। उसके बाद अगर आपने लिखा एज, ठीक है, और साथ में फॉर एग्जाम्पल आप लिखना चाहते हो माई एज, आप यहाँ पर स्पेस नहीं लगा सकते, मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते माई स्पेस और फिर एज। वेरिएबल के नाम में स्पेस नहीं होनी चाहिए। अगर आप लगाना ही चाहते हो तो आप अंडरस्कोर लगाओगे और कुछ नहीं लगा सकते। इसी तरह से अगर वेरिएबल का नाम अंडरस्कोर से स्टार्ट हो रहा है तब भी ये ठीक है, ये वैलिड है, बस नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। उसके अलावा हमारे पास होते हैं कुछ स्पेशल सिंबल्स, जैसे डॉलर साइन है, हैश है, सेमीकोलन है, अच्छा उसके बाद हमारे पास और कौन कौन से हैं, ब्रैकेट्स आ जाती हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद एट द रेट साइन है। तो मतलब ये जो स्पेशल सिंबल्स हैं ये वेरिएबल के नाम में अलाउड नहीं होते, बिल्कुल भी आप यूज़ नहीं कर सकते। आप शुरू में ऐड करो, आखिर में ऐड करो, दरमियान में ऐड करो, आप ये नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करोगे तो आपको एरर शो होगा, आपका सॉफ्टवेयर रन नहीं होगा। ओके, ये कुछ रूल्स हैं। अभी इसके बाद सर वेरिएबल का नाम जो है वो कैसा होना चाहिए? अक्सर बच्चे जो है वो वेरिएबल का नाम सोचने में बैठ जाते हैं कि यार इस वेरिएबल का नाम क्या रखूँ? देखो, वेरिएबल का नाम जो है वो डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए। डिस्क्रिप्टिव का मतलब ये है कि वेरिएबल के नाम को देखकर हम ये बता सकें कि इसके अंदर कौन सा डाटा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूँ ना a इक्वल्स टू 25, अब इस a को देखकर आप कह सकते हो इसके अंदर कौन सा डाटा रखा हुआ है? आप नहीं कह सकते। अगर मैं इस तरह से लिखूँ ना एज इक्वल्स टू 25, अब ये बिल्कुल ठीक है। वेरिएबल के नाम को देखकर हम बता रहे हैं कि इसके अंदर कौन सा डाटा रखा हुआ है। अगर मैं इस तरह से लिख दूं b इक्वल्स टू 45.5, आप इस b को देखकर बता सकते हो कि ये डाटा किसके लिए मैंने लिखा है? नहीं बता सकते। अगर मैं यहाँ पर लिख दूं मार्क्स, तो अब आप कह सकते हो अच्छा ठीक है ये मार्क्स है। अगर मैं इसको मजीद बेहतर करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ स्टूडेंट एज। अब ये और भी ज़्यादा क्लियर हो चुका है कि ये स्टूडेंट की एज है। हो सकता है एम्प्लॉय की एज होती, मतलब एज को कहकर भी हम कह सकते हैं ना कि हो सकता है एम्प्लॉय की एज हो सकता है किसी लड़की की एज हो, किसी बच्चे की एज हो। बट जब मैंने लिख दिया स्टूडेंट एज, अब ये क्लियर मैसेज दे रहा है कि ये जो वैल्यू है ये किसी स्टूडेंट की एज है। तो वेरिएबल का नाम जो है वो आपकी वैल्यू के साथ मैच करना चाहिए, और इतना बड़ा नाम भी नहीं रखना कि आप भूल जाओ। ठीक है, ये हमें याद रखने पड़ते हैं, बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है, बहुत ईजी है। तो ये वेरिएबल्स के कुछ रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं जब आप वेरिएबल का नाम लिखते हो। नाउ अब कुछ टेक्निकल बातें करते हैं, दैट वेरिएबल कहाँ क्रिएट होता है। ऑफ कोर्स मेमोरी में क्रिएट होता है, मैं जानता हूँ मेमोरी में ही होता है, बट कौन सी मेमोरी में क्रिएट होता है? हमारे पास एक मेमोरी होती है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इस मेमोरी की ना एक खासियत है कि ये मेमोरी बहुत फास्ट है, बहुत ज़्यादा फास्ट है। ठीक है, बट इसकी एक खामी ये है कि इसके अंदर जो भी डाटा होता है वो डिलीट हो जाता है, ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाता है। कब डिलीट होता है? जब पावर कट होती है, मतलब बिजली चली गई, आपने लैपटॉप बंद कर दिया,
तो रैम के अंदर जो भी कुछ था वो डिलीट हो जाएगा और आपके जितने भी वेरिएबल्स आपने क्रिएट किए हुए हैं वो डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, रैम में ही क्यों क्रिएट होते हैं इसका आंसर बाद में देखेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल आपको इतना पता होना चाहिए कि हाँ ठीक है, रैम जो है उसमें हमारे वेरिएबल्स क्रिएट होते हैं। तो ये हमारे वेरिएबल्स का टॉपिक था। अभी एक काम करते हैं, इसको प्रैक्टिकली कवर करते हैं और अपने कोड में आते हैं वापस। इसको हटा देता हूँ मैं यहाँ से। अब यहाँ पर मैं एक वेरिएबल क्रिएट करना चाहता हूँ एज का, तो मुझे पहले डेटा टाइप बतानी पड़ेगी, फिर वेरिएबल का नाम बताना पड़ेगा और फिर उसको वैल्यू देनी पड़ेगी कुछ इस तरह से। और ये जो सेमी कॉलन आप देख रहे हो ना आखिर में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने किसी भी लाइन के आखिर में सेमी कॉलन ऐड नहीं किया तो आपको एरर शो होगा। ठीक है, ये सेमी कॉलन आप याद कर लो कि हाँ हर लाइन के आखिर में होगा ही होगा। अभी मैंने क्या किया, एक वेरिएबल क्रिएट किया। अगर वेरिएबल का नाम मैं किसी नंबर से स्टार्ट करूं तो देखो मुझे एरर शो हो रहा है, मैं नहीं कर सकता। अगर मैं इसके अंदर कोई स्पेशल सिंबल ऐड करूं, मैं नहीं कर सकता, मुझे एरर शो हो रहा है। समझ रहे हो? तो ये बात आपने याद रखनी है। अगर मैं इसके अंदर कोई स्पेस ऐड करूं, एरर शो हो रहा है, मैं नहीं कर सकता। ठीक है, तो जब भी आपके पास ऐसे दो नाम आ जाए ना, माई एज, तो हम कैमल केस का यूज करते हैं। कैमल केस क्या कहते हैं कि पहला जो वर्ड है वो लोअर केस में हो, सेकंड जो वर्ड है उसका पहला करेक्टर अपर केस में हो, तो ये एक कैमल केस है। तो जब भी आपके पास कोई ऐसा वेरिएबल आ जाता है, नाम आ जाता है जो दो वर्ड्स पे मुश्तमिल है, तो हम इस तरह से लिखते हैं माई एज। ठीक है, अदरवाइज अगर सिंगल नाम है तो वो हमेशा लोअर केस में ही होना चाहिए। और यहाँ पर आपने नोटिस किया होगा कि क्लास का नाम जो है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा है। तो आपने याद रखना है, जावा के अंदर कोई भी ऐसा कीवर्ड जो कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा है, समझ लो वो एक क्लास है। मैं आपको एक दिखाता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन लिखा, यहाँ पर जो सिस्टम है ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा है ना, दैट मीन दिस इज अ क्लास। देखो अगर मैं विंडोज पे हूँ तो मैंने कंट्रोल को की को प्रेस किया और मैं इसको क्लिक करता हूँ तो मैं डायरेक्ट इसकी क्लास में आ जाऊंगा। देखो सिस्टम एक क्लास है। तो जावा के अंदर कहीं पर भी अगर आपको ऐसा कीवर्ड मिल रहा है जो अपर केस में लिखा हुआ है उसका पहला कैरेक्टर, तो वो एक क्लास है। इसलिए हमने भी अपनी क्लास का जो पहला कैरेक्टर है वो अपर केस में लिखा है। ठीक है, अभी मुझे क्या करना है, मुझे इस एज वेरिएबल के अंदर रखी हुई इस वैल्यू को आउटपुट में शो करना है। कैसे करूंगा? सिंपल, यहाँ पर आके उस वेरिएबल का नाम लिख दूंगा। अभी आपको ये डबल कोटेशन लगाने की जरूरत नहीं है, वेरिएबल का नाम लिखो, दैट्स इट, आपको वैल्यू शो हो जाएगी। लेट मी शो यू। टर्मिनल ओपन कर लेते हैं। मुझे फिर से चेंज करनी पड़ेगी डायरेक्टली। वैसे आप चाहो तो यहाँ से रन कर सकते हो, बल्कि यहीं से रन करते हैं क्योंकि आप भी यहीं से करने वाले हो, तो यहाँ से रन करते हैं। बस बटन को क्लिक करो और आपका कोड रन हो जाएगा और हमें आउटपुट में मिलेगा 25। लेट मी शो यू। देखो 25 है। अभी मुझे क्या करना है, मान लो मुझे पॉइंट वाली वैल्यू स्टोर करनी है, तो मैं लिखूंगा फ्लोट। इसको कोई भी नाम दे सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मार्क्स। इसको मैं कोई भी वैल्यू दे देता हूँ 25.5। मुझे एरर शो हो रहा है क्योंकि मुझे यहाँ पर एफ लगाना पड़ेगा। मुझे बताना पड़ेगा कि ये जो वैल्यू है मेरी, ये फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है। कंपाइलर को बताना पड़ेगा कि ये मेरी फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है, इस तरह से। अब ये अगर मैं इसको देखना चाहता हूँ आउटपुट में, तो मैं क्या करूँगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और जो भी मार्क्स हैं उनको मैं स्टोर कर दूंगा कुछ इस तरह से। अभी अगर मैं इस कोड को रन करूँ तो मुझे 25 भी शो होगा और मुझे 2.5 भी शो होगा आउटपुट में। देखो मुझे 2.5 भी शो हो रहा है। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुका होगा दैट वेरिएबल क्रिएट कैसे करना है, वेरिएबल को आउटपुट में शो कैसे करना है। अभी एक काम करते हैं, मैं दो वेरिएबल्स बनाता हूँ। एक को नाम दे देता हूँ num1, इसको वैल्यू दे देता हूँ 25। एक को नाम दे देता हूँ num2, इसको वैल्यू दे देते हैं 25। अब मुझे इन दोनों को ऐड करना है, मतलब मुझे num1 प्लस num2 करना है। अब जब मैं इनको ऐड करूंगा, ऑफ कोर्स मेरे पास एक नया डाटा आएगा जो कि है 50। 25 प्लस 25 50। अब उस नए डाटा को रखने के लिए भी मुझे वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आके मैं एक और वेरिएबल क्रिएट कर लूंगा कुछ इस तरह से, और फिर मैं क्या कर सकता हूँ, आउटपुट में दिखा सकता हूँ इसकी वैल्यू, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन और सम। मतलब क्या हुआ, यहाँ पर num1 की वैल्यू आएगी जो कि है 25, यहाँ पर num2 की वैल्यू आएगी जो कि है 25। दोनों को ऐड करेंगे, आंसर आएगा 50, वो स्टोर हो जाएगा इसमें, और आउटपुट में भी हमें 50 शो होगा। अगर आप इसको रन करें, आउटपुट में आपको 50 शो होगा। ये देखो 50। क्लियर? अभी आप चाहते हो कि यार इसके साथ ना मैं कोई मैसेज भी शो करना चाहता हूँ खुद से, मतलब वेरिएबल का नाम भी आए साथ में कोई मैसेज भी आए, तो आप क्या करोगे, डबल कोटेशन का यूज करोगे। जो मैसेज शो करना चाहते हो आप लिखो। फॉर एग्जाम्पल आप लिखना चाहते हो सम इक्वल्स टू, ये आपका मैसेज है, और साथ में प्लस लगा दोगे। इसे कहते हैं कॉन्केटिनेशन। मतलब ये
डबल कोट्स के अंदर आपने जो कुछ लिखा है ये एक स्ट्रिंग है और ये एक वेरिएबल है, आप दोनों को एक साथ जोड़ के दिखा रहे हो, इसे कहते हैं कॉन्केटिनेशन। अभी अगर मैं इसको रन करूं तो पहले शो होगा सम इक्वल्स टू और फिर शो होगी सम की वैल्यू। देखो सम इक्वल्स टू और फिर शो हो रही है सम की वैल्यू। क्लियर? तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, अरिथमेटिक ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकते हो। खुद से करके देखना बहुत ईजी होता है। चलो अभी ये तो हो गया, हमें पता है वेरिएबल्स क्रिएट कैसे करने हैं, हमें ये भी पता है कि आउटपुट में शो कैसे करना है, बट द क्वेश्चन इज हम यूजर से इनपुट कैसे लेंगे। क्योंकि जब भी आपने कोई सॉफ्टवेयर यूज किया होगा आपने देखा होगा कि हम यूजर से इनपुट लेते हैं, उससे कहते हैं एंटर योर ईमेल, एंटर योर पासवर्ड, तो वो कहीं ना कहीं स्टोर तो करते हैं ना, वो कैसे होगा। सिंपल, उसके लिए हमें एक ऑब्जेक्ट चाहिए। ठीक है, तो हम एक स्कैनर क्लास का यूज करेंगे जो बनी बनाई हमें मिली है। इसको आप नाम कुछ भी दे सकते हो, आप इसको SC नाम दे दो, आप इसको इनपुट नाम दे दो, कोई भी नाम दे सकते हो। फिर न्यू कीवर्ड का यूज करोगे और फिर आएगा ये, और फिर हम इसके अंदर लिखेंगे कि हम कहाँ से इनपुट लेना चाहते हैं, system डॉट इन। जैसे हमने system डॉट आउट किया था वैसे ही है system डॉट इन। अब ये जो ऑब्जेक्ट मैंने बनाया, देखो ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा है ना, तो इसका मतलब ये एक क्लास है। तो मैंने इस स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लिया है। अब ऑब्जेक्ट क्या होते हैं हम डिटेल में बात करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। अभी फिलहाल के लिए आपने क्या करना है, आपने ये याद रखना है, अगर आपने यूजर से इनपुट लेना है तो ये लाइन आपको लिखनी पड़ेगी। अब इनपुट कैसे लेना है, अगर मैं यूजर से इनपुट लेना चाहता हूं तो उसे रखने के लिए मेरे पास जगह होनी चाहिए, और वो जगह है वेरिएबल। मान लो मैं यूजर से एज लेना चाहता हूं तो मुझे एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा एज। अभी मैं इसको वैल्यू नहीं दूंगा, अभी वैल्यू मैं यूजर से लूंगा। समझ रहे हो कैसे लूंगा, मैं लिखूंगा एज इक्वल्स टू एंड देन SC, ये जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया यहाँ पे SC। अब मैं डॉट करूंगा तो मेरे पास काफी सारी लिस्ट आ जाएगी। अगर मुझे इंट चाहिए तो मैं नेक्स्ट इंट करूंगा और इससे मेरे पास इनपुट आ जाएगा, और फिर उस वैल्यू को मैं आउटपुट में शो कर सकता हूँ। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, मैं कह सकता हूँ यूर एज एक मैसेज और साथ में प्लस का साइन, और जो भी एज के अंदर आएगा उसको शो कर दूंगा। अभी अगर मैं इसको रन करूं तो एक काफी इंटरेस्टिंग चीज आपको दिखाता हूं मैं। देखना, अभी प्रोग्राम रन हो गया। ठीक है, अभी इस ब्लैक स्क्रीन को देखकर आप कह सकते हो कि आपने यहाँ पर इनपुट देना है या कौन सा इनपुट देना है, नहीं कह सकते ना। फिलहाल के लिए मैं 25 देता हूँ, एंटर करता हूँ तो मेरे पास शो हो रहा है यूर एज 25। बट जब भी हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं ना तो हम यूजर को ना एक मैसेज शो करते हैं कि हमें कौन सा डाटा चाहिए। कब शो करते हैं, इनपुट लेने से पहले। तो मैं इनपुट लेने से पहले एक मैसेज शो करता हूँ और मैं कहता हूँ एंटर यूर एज। अभी क्या है, मैं यूजर को मैसेज शो कर रहा हूँ, और ये जो प्रिंट एलन है ना ये क्या करता है, लाइन को ब्रेक कर देता है। मैं चाहता हूँ लाइन ब्रेक ना हो, उसी लाइन में मैं यूजर से इनपुट ले लूँ। मैं आपको दिखाता हूँ, पहले ना मैं एलन कर लेता हूँ ताकि डिफरेंस आप देखो। मैं इसको रन करता हूँ, अभी क्या होगा, पहले मैसेज शो होगा, देखो शो हो रहा है एंटर योर एज। अभी यूजर को पता चल जाएगा उसने कौन सी वैल्यू देनी है, कौन सा इनपुट देना है। और प्रॉब्लम क्या है, ये इनपुट यहाँ पे ले रहा है नेक्स्ट लाइन में, मैं चाहता हूँ इनपुट यहाँ पे हो, इस जगह पे, इस जगह पे हो। वैसा तो नहीं हो रहा ना, कैसे होगा मैं दिखाता हूँ। इसके लिए मुझे यूज करना होगा प्रिंट का। एलन क्या करता है, लाइन को ब्रेक कर देता है, मैं चाहता हूँ उसी लाइन में इनपुट दूं। अभी इसको रन करूँ ना तो उसी सेम लाइन में इनपुट दूंगा मैं। देखो यहाँ पर इनपुट दूंगा 25, एंटर किया तो मैसेज शो हो रहा है यूर एज 25। है ना इंटरेस्टिंग ना। तो इनपुट आप इस तरह से ले सकते हो। अभी मैंने इंट इनपुट में लिए, आप चाहो तो फ्लोट ले सकते हो, आपके पास डिफरेंट मेथड्स हैं। मैं आपको यहाँ पर ला के दिखाता हूँ। यहाँ पर आए, आप जैसे ही डॉट करोगे तो नेक्स्ट इंट है, नेक्स्ट है जब आप स्ट्रिंग लेते हो। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट बाइट है, शॉर्ट है, आगे चलते जाओ, बहुत सारे हैं। एक 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 लाइन है जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही, ये जा रहा है ये जा रहा है, यहाँ पे आके एंड हो गया था। तो मतलब इतने सारे मेथड्स हैं, हमारी मर्जी होती है। मतलब अगर मैंने मान लो डबल लेना है तो कैसे करूंगा, मतलब कोई डबल का मतलब है फ्लोट। जैसे मैंने आपको बताया ना कि पॉइंट वाली वैल्यू स्टोर करना चाहते हो तो फ्लोट करोगे। फ्लोट का एक्स्ट्रा वर्जन होता है डबल। फ्लोट के अंदर थोड़ी सी वैल्यूज आती हैं। ठीक है, अगर आपको मजीद एक्यूरेसी चाहिए, कोई बड़ी वैल्यू स्टोर करनी है, तब हम डबल को यूज करते हैं। ठीक है, तो मान लो मुझे यहाँ पर डबल वेरिएबल क्रिएट करना है, तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ डबल, और यहाँ पर आके मैं करूंगा SC डॉट, अभी करता हूँ नेक्स्ट, और ये रहा मेरे पास डबल। देखो नेक्स्ट डबल। तो जो भी डेटा टाइप आप मेंशन करोगे नेक्स्ट इंट
नेक्स्ट डबल, ये आप पे डिपेंड करता है आप किस तरह से इनपुट लेते हो। आई होप ये चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी दैट हम आउटपुट शो कैसे करते हैं और यूज़र से इनपुट लेते कैसे हैं। यूज़र से इनपुट लेना है तो आपको स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, तब जाके आप यूज़र से इनपुट ले सकते हो। क्लियर हुआ? अब ये चीज़ें ना साथ के साथ प्रैक्टिस करो, मेरे साथ-साथ कोड लिखो, तब जाके ये चीज़ें क्लियर होंगी। अदरवाइज़ आप मुझे देखते रहोगे, मुझे सिर्फ़ सुनते रहोगे, खुद से कुछ नहीं करोगे, तो मैं अपना बेस्ट भी दे दूँ ना तब भी आपका कुछ नहीं होने वाला। सच कह रहा हूँ। जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे, अपने हाथों से नहीं लिखोगे, तब तक आपको कोई भी पढ़ाने आ जाए ना, आप नहीं पढ़ पाओगे। कोई अपना बेस्ट दे दे टीचर, आप नहीं पढ़ पाओगे, जब तक आप खुद ना पढ़ना चाहो। तो ये चीज़ें थी आज के लेक्चर में, इनको आपने अच्छे से कवर करना है। इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं जो हो सकता है आपको समझ ना आई हो। क्लास हो सकता है आपको समझ ना आया हो। ऑब्जेक्ट क्या होता है, हो सकता है आपको समझ ना आया हो। अब ये 2 चीज़ें आने वाली वीडियोज़ में हम कवर करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये उसके टॉपिक है। बट क्योंकि हमारे इनिशियल कोड में ये यूज़ हो रहे थे, थोड़ा बहुत मैंने आपको बता दिया और मुझे नहीं लगता आपको आई होप कि समझ आ चुका हो। बट क्योंकि बिगिनर लेवल पे ये चीज़ें सर के ऊपर से जाती हैं, हम भी बिगिनर लेवल से गुज़रे हैं तो हमें पता है कि शुरू-शुरू में चीज़ें मुश्किल लगती हैं। खैर आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में थोड़े और एक्स्ट्रा टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप कनेक्टेड एंड कीप कोडिंग। थैंक यू।